नमस्ते विद्यार्थियों, मैं विकेंद्र सिंह चौहान लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गनौरा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान इतिहास के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। यह जो विषय है राजस्थान का इतिहास, यह विषय क्लास BA थर्ड ईयर और BA सेकेंड ईयर दोनों क्लासों को विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। आपके सामने मैं आज सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा। आपको मैं सिलेबस बताऊंगा। 5 यूनिटें हैं टोटल। उन 5 यूनिटों के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिकों को हमें पढ़ना है, इन सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे साथ बने रहिए। राजस्थान इतिहास में आपको वे सारे टॉपिक में पढ़ाऊंगा जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी जरूरी काम में आएंगे और आपका जो सिलेबस है, आपका जो विषय है, उसके अंदर भी आपके काम आएंगे। तो आइए मेरे साथ में जुड़ जाइए और अब शुरू करते हैं राजस्थान का इतिहास के सिलेबस के बारे में। तो राजस्थान के इतिहास के सिलेबस के बारे में इसका जो पहला टॉपिक है वो राजस्थान के इतिहास के स्रोत। यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसका जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है राजस्थान इतिहास के स्रोत। राजस्थान के इतिहास के स्रोत। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, तो राजस्थान के इतिहास के जो स्रोत हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। हम राजस्थान के इतिहास को जानेंगे कैसे। राजस्थान के इतिहास के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए इसके जो 3 स्रोत हैं उन तीनों स्रोतों को जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हम देख लेते हैं हमारा जो राजस्थान है, उस राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा। राजस्थान नाम पढ़ने से पहले उसको किन नामों से जाना जाता था। राजस्थान के अंदर कौन कौन से ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं जिसको राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है। ऐसे राजस्थान के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो राजस्थान के इतिहास के स्रोत के अंदर, तो राजस्थान के इतिहास के जो स्रोत हैं, इन स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? उसके अंदर जो पहला भाग है उसका नाम है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। अब ये पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? आप सोचिए कि पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंदर क्या क्या आते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत के अंदर जितने भी अभिलेख हैं वो सारे के सारे अभिलेख, प्रशस्तियां जो हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं? पुरातात्विक स्रोत के अंदर आती है। जो स्रोत यानी कि जो अभिलेख है वो सारे के सारे अभिलेख किसके अंदर आते हैं? पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो बिजोलिया का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया के शिलालेख के अंदर जो चौहान वंश के जो राजपूत हैं उनको क्या बताया है? वंश गोत्री ब्राह्मण बताया गया है उसके अंदर। तो जो बिजोलिया का शिलालेख है वो कहां पर है? तो भीलवाड़ा के अंदर मौजूद है। तो ये जो शिलालेख है बिजोलिया का, वो बिजोलिया का शिलालेख आता है। नेमिनाथ के मंदिर की जो प्रशस्ति है वो आती है। ऋषि जो संगीत है उसका जो प्रशस्ति है वो प्रशस्ति आती है। इसके बाद के अंदर इसके अंदर हम चर्चा करेंगे राय सिंह प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये रणको प्रशस्ति। ये सारी की सारी जो प्रशस्तियां हैं, जितने भी अभिलेख हैं, वे सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं। इसके बाद में जो दूसरा बिंदु है इसी टॉपिक का वो ये है कि आपको पढ़ना क्या है? साहित्यिक स्रोत।
साहित्यिक स्रोत, इसके अंदर, इसी के अंदर क्या पढ़ना है, साहित्यिक स्रोत को पढ़ना है हमें। साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत क्या होता है, साहित्यिक स्रोत कहते किसे हैं? आप भी सोच रहे होंगे साहित्यिक स्रोत होता क्या है। तो साहित्यिक स्रोत के अंदर वे ग्रंथ, वे पुस्तकें जो संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है, राजस्थानी भाषा के अंदर लिखी गई है, संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है, संस्कृत, राजस्थानी, फारसी, उर्दू, इन सारी भाषाओं के अंदर जो ग्रंथ लिखे गए हैं बौद्ध भाषा में, ये सारे के सारे ग्रंथ किसके अंदर आते हैं, साहित्यिक स्रोत के अंदर आते हैं। इसके अंदर विदेशी ग्रंथ भी आ जाते हैं। हमारे राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों का होना बहुत ही जरूरी है। साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से ही हम हमारे राजस्थान के इतिहास को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। जब अगर आपके पास में सांस्कृतिक स्रोत जो है या जो साहित्यिक स्रोत हैं, उन स्रोतों के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप ये निश्चित मान करके चलिए किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम के अंदर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। और आप ये मान करके चलिए कि आपका जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी एग्जाम देते हैं, उन एग्जाम के अंदर ये जो राजस्थान के इतिहास के स्रोत हैं, उन स्रोतों के अंदर से एक प्रश्न निश्चित तौर पर आता है। हर एग्जाम में आता है, कंपटीशन एग्जाम हो चाहे हमारा जो बीए का जो एग्जाम हो, उन एग्जाम के अंदर एक प्रश्न आप मान करके चलिए 100% 2 नंबर का प्रश्न इन्हीं टॉपिकों से आता ही आता है। तो आप मेरे साथ में जुड़ करके हम जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे उस समय मैं आपको बहुत ही शानदार जानकारी दूंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत ही विस्तार से आपको इसका अध्ययन करवाऊंगा। तीसरा जो बिंदु है इसका है वो है अभिलेखागार स्रोत या अभिलेखी स्रोत। अभिलेखागारीय स्रोत, अभिलेखागारीय स्रोत। अब ये स्रोत क्या होता है, अभिलेखागारीय स्रोत किसे कहते हैं? अभिलेखागारी, आपने जितनी भी पुरानी सभ्यताएं देखी हैं, जितनी भी पुरानी सभ्यताओं के नाम जानते हैं, जैसे कि कालीबंगा है, आहड़ है, हमारे राजस्थान के अंदर हम देखें तो कालीबंगा जो सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, ये जो सभ्यताएं हैं वो सभ्यताएं किसके अंदर आती हैं? अभिलेखागारीय जो स्रोत है, उन स्रोतों के अंदर सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है। सभ्यताओं के माध्यम से जो हमारा राजस्थान का इतिहास है उसको हम देखेंगे। तो जो अभिलेखागारीय स्रोत है उसके अंदर किसको लिया जाता है, किसको पढ़ा जाता है? जो भी सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं का अध्ययन अभिलेखागारीय स्रोतों के अंदर किया जाता है। तो इसका जो पहली जो यूनिट है या जो पहली जो इकाई है, इकाई नंबर जो फर्स्ट है या यूनिट नंबर जो फर्स्ट है, यूनिट जो फर्स्ट है उसका जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के इतिहास के स्रोत। राजस्थान के इतिहास को किस स्रोतों के माध्यम से जानते हैं? तो राजस्थान के इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पहला जो है वो है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा जो है साहित्यिक स्रोत और तीसरा जो है अभिलेखागारीय स्रोत। तो पहला जो टॉपिक है इस टॉपिक को 3 भागों में बांटा गया है, राजस्थान के इतिहास के स्रोतों को। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है या दूसरा जो टॉपिक है इसके अंदर वो है, उसके अंदर बताया गया है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, राजपूतों की उत्पत्ति। दूसरा जो टॉपिक है उसके अंदर क्या बताया गया है, राजस्थान के अंदर राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे के अंदर इसमें बताया गया है कि राजपूत कौन थे, राजपूत कहां से आए हैं, राजपूतों की शक्तियां कौन कौन सी हैं, राजपूत कैसे पैदा हुए, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। और राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो अलग अलग बताए गए हैं तात्पर्य कि राजपूत कौन थे, तो राजपूत ब्राह्मण थे, राजपूत विदेशियों की संतान है, राजपूत सूर्यवंशी है, राजपूत चंद्रवंशी है। ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, राजपूत कौन थे, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, राजपूत ब्राह्मण वंशी है, राजपूत सूर्यवंशी है, राजपूत चंद्रवंशी है। ये जो अवधारणाएं प्रदान की गई हैं, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है,
ये सारी जो अवधारणाएं हमें दी गई हैं, उन सारी अवधारणाओं के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके अंदर। इसके बाद में जो अगला जो टॉपिक आएगा वो है चौहान वंश और पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश और पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे कि जो चौहान वंश है, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने की थी। किसने की थी? वासुदेव ने की थी। 551 ईस्वी में वासुदेव ने जो सांबर झील है, उस सांबर झील के आसपास में वहां के जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र के अंदर की थी, ऐसा माना जाता है। तो चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, कब की थी, कहां पर हुई थी, इन सारी बातों के बारे में हम चर्चा यहाँ पर चौहान वंश को जब हम पढ़ेंगे उस समय करेंगे। इसके बाद में जो चौहान वंश का जो सबसे प्रतापी शासक, ऐसा शासक जिसने दिल्ली पर अधिकार किया, दिल्ली पर राज किया, और उस समय पर दिल्ली पर राज करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसने दिल्ली की जो राजगद्दी है उसको प्राप्त किया, और हम कह सकते हैं कि दिल्ली पर हिंदुत्व का राज स्थापित करने वाला जो शासक था वो कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बहुत ही विस्तार से इसका अध्ययन हम यहाँ पर करने वाले हैं कि पृथ्वीराज चौहान कब राजगद्दी पर बैठा, उसने किसके साथ में आक्रमण किया था, उसने जो विश्व विजय की जो नीति अपनाई थी, उस नीति के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसने नागार्जुन का जो दमन किया था, जो भंडारों का जो दमन किया था, उसके बारे में देखेंगे। उसने मोहम्मद गौरी के साथ में जो आक्रमण किए थे, तराइन का पहला युद्ध 1911, तराइन का पहला युद्ध 1151, तराइन का दूसरा जो युद्ध 1192 ईस्वी में, इन दोनों युद्धों के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान को जो पढ़ेंगे उस समय। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वह टॉपिक जो है वो राजस्थान के अंदर मुख्य शक्तियां। राजस्थान के अंदर जो मुख्य शक्तियां हैं उन शक्तियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान के अंदर जो मुख्य शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप इस जो मैंने लिखा है इसको नोट कीजिए। हाँ, तो इसका जो पहली यूनिट है आपकी, उसके अंदर जो चौथा टॉपिक है उसके अंदर है राजस्थान में मुख्य शक्तियों का अभ्युदय। तो राजस्थान के अंदर मुख्य शक्तियां कौन कौन सी थी, कौन कौन सी शक्तियों का अभ्युदय हुआ, इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। जिसके अंदर हम मेवाड़ के जो महाराणा जो थे, जो मेवाड़ की जो शक्ति थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आमेर के जो शासक थे उनके बारे में, जो राठौड़ वंश के जो शासक थे उन शासकों के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम अध्ययन करेंगे कि मेवाड़ वंश की स्थापना किसने की थी, मेवाड़ पर सबसे पहले अधिकार किसने किया था, मेवाड़ वंश कब तक चला था, मेवाड़ के प्रतापी शासक कौन कौन से थे। तो इसके बाद में जो आमेर के जो शासक थे उन शासकों के बारे में भी हम इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। उनका अभ्युदय कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, किसने स्थापना की थी आमेर के शासकों की, राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी, ये सारी बातें कौन से टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो जो चौथा टॉपिक है राजस्थान मुख्य शक्तियों का अभ्युदय, इसके अंदर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपकी जो पहली यूनिट है, इस पहली यूनिट के अंदर ये 4 टॉपिकों को अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं इसको मिटाऊं और हम आगे बढ़े। ठीक है, तो अब हम हमारी जो दूसरी यूनिट है उस दूसरी यूनिट के बारे में देखेंगे। तो हमारी दूसरी यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे हमारे राजस्थान के इतिहास को अगर हम देखें तो हमारी क्लास ये थर्ड ईयर है, तो अपने थर्ड ईयर में सबसे ज्यादा जो लंबी यूनिट है वो यूनिट नंबर 2 ही है। यूनिट 2 जो है वो बहुत ही लंबी है। इसके अंदर लगभग 6 से 7 टॉपिक ऐसे हैं जो इसके अंदर आते हैं, और सारे जो टॉपिक है सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। अगर हम देखें हमारे दृष्टि से अगर हम देखें तो सारे जो टॉपिक है वो सब इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट के अंदर यूनिट नंबर जो 2 है, इस 2 के अंदर जो पहला टॉपिक है, यानी कि अगर हम कहें, अगर हम यूं कहें अगर 5वां या पहला कहें, जो भी आपको उचित लगे, आप चाहो तो नंबर 1 भी लिख सकते हो, इसमें चाहो तो टॉपिक 5वां भी लिख सकते हो। लेकिन हम
यूनिट के अनुसार देख रहे हैं, हम हमारे इस यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो इस टॉपिक के अंदर महाराणा सांगा महाराणा मेवाड़ का जो महाराणा कुंभा है उसके बारे में हम इसके अंदर देखेंगे। मेवाड़ का महाराणा कुंभा, मेवाड़ का महाराणा कुंभा। मेवाड़ के महाराणा कुंभा के बारे में यूनिट नंबर जो सेकंड है उसका जो पहला टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर हम मेवाड़ के महाराणा कुंभा के बारे में अध्ययन करेंगे। महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ था, महाराणा कुंभा ने किस प्रकार से चित्तौड़ के दुर्ग को जीता, चित्रांग मौर्य को हरा करके 734 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने चित्रांग मौर्य को हरा करके मेवाड़ का जो चित्तौड़ का जो दुर्ग है उस दुर्ग को जीता था। इसलिए चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसका नाम चित्तौड़गढ़ क्यों पड़ा है, क्योंकि उस पर चित्रांग मौर्य ने उसका अधिकार था और चित्रांग मौर्य ने ही उस दुर्ग की स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है। इसलिए उस दुर्ग को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। लेकिन इस चित्तौड़गढ़ को किसने जीता था, तो महाराणा कुंभा ने चित्रांग मौर्य को हरा करके मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ के जो महाराणा है उन्होंने वहां पर मेवाड़ वंश की, या आप कह सकते हैं सिसोदिया जो वंश है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, गुहिल वंश की स्थापना की थी, सिसोदिया वंश की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। इन्होंने कौन सा वंश की स्थापना की थी, गुहिल वंश की स्थापना की थी मेवाड़ के अंदर महाराणा कुंभा में। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सिसोदिया वंश की स्थापना करने वाले शासक के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ने किस प्रकार से मेवाड़ को की जो शक्ति है उसको आगे बढ़ाया था, इसके बारे में देखेंगे। महाराणा सांगा ने किस किस के साथ में युद्ध किया था, खाले बेटा घी में बने लड्डू, ऐसी इसकी ट्रिक है, उस ट्रिक को भी हम अध्ययन करेंगे जब हम पढ़ेंगे उस समय के जो युद्ध है प्रमुख रूप से उनके बारे में। तो महाराणा सांगा, दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है महाराणा सांगा। ऐसा शासक जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक आंख, एक कान, एक हाथ, एक पैर सब गवा दिए थे। ऐसा शासक जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक आंख, एक हाथ, एक पैर, ऐसा शासक जिसके शरीर पर तलवार के 80 घाव मौजूद थे, उस शासक के बारे में हम जब ये पढ़ेंगे टॉपिक उस समय पढ़ेंगे महाराणा सांगा के बारे में। महाराणा सांगा का जन्म कब हुआ था, महाराणा सांगा ने गद्दी को प्राप्त करने से पहले ही एक आंख तो खो चुके थे। एक इनका जब जन्म हुआ था, या ये 3 भाई थे, तो उस समय कहा जाता है कि ये किसी ज्योतिष के पास में गए थे, ज्योतिष के पास में अपनी कुंडलियां दिखवाई कि किसकी कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है। तो उस समय कहा जाता है कि इसका जो बड़ा भाई था पृथ्वीराज, तो पृथ्वीराज के योग में उसकी जो कुंडली थी उसके अंदर योग नहीं था राजा बनने का। लेकिन जो महाराणा सांगा थे इसके कुंडली के अंदर योग लिखा होता है कि ये भविष्य में शासक बनेगा मेवाड़ का। तो राजयोग लिखा हुआ था, तभी उस समय पृथ्वीराज को गुस्सा आता है और उन्होंने तलवार चला दी थी इनको मारने के लिए। तो ये बच गए, लेकिन इनकी एक आंख उसी समय चली गई थी। तो इस महाराणा सांगा के बारे में जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे उस समय विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो तीसरा टॉपिक है उसके अंदर महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप के बारे में। इन दोनों शासकों के बारे में हम जो तीसरा टॉपिक है उसके अंदर पढ़ेंगे। जो उदय सिंह है उन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी 1559 ईस्वी में। इन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी। किसने? उदय सिंह ने। उदय सिंह का जन्म कब हुआ था? इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे? इनके शासन काल में मेवाड़ का जो कौन सा शाखा हुआ था आपको पता है? आपको नहीं पता हो तो याद करके रखना कि मेवाड़ का कौन सा शाखा हुआ था इनके शासन काल में। 1567-68 में एक शाखा हुआ था इनके शासनकाल में, वह तीसरा शाखा माना जाता है। तीसरा और अंतिम शाखा किसके शासनकाल में हुआ था? उदय सिंह के शासनकाल में हुआ था।
और इनकी जो राजगद्दी प्राप्त की थी इन्होंने, उससे पहले 1535-34-35 में एक शाखा हो चुका था मेवाड़ के अंदर दूसरा। ठीक है, इनके शासनकाल में तीसरा शाखा हुआ था। इन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी 1559 में। उदय सागर जेल का भी निर्माण करवाया था इन्होंने अपनी जो राजधानी है या राज्य क्षेत्र है मेवाड़, इससे जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, उस दुर्ग की जो चाबियां हैं वह चाबियां इसने शेरशाह सूरी को सौंप दी थी, ऐसा कहा जाता है उदय सिंह के बारे में। इसके बारे में जो महाराणा प्रताप के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंदर, जो राजस्थान का वीर ऐसा योद्धा जिसने अपनी आन बान शान के लिए कभी ये नहीं झुका, और इसकी मृत्यु पर अकबर भी रोया था। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने भी इसके सामने घुटने टेक दिए थे। ऐसे शासक के बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। जब हम महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे तो इनकी जो वीर गाथाएं हैं उनके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक माना जाता है ये, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। और महाराणा प्रताप से संबंधित आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुए हैं जिसके अंदर महाराणा प्रताप के बारे में बहुत ही बारीकी से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि इससे पहले एक बार रीड के एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछ लेता महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था। इस प्रकार से इनके घोड़े के नाम पूछ लेते हैं। इनके जो मनाने के लिए जो व्यक्ति गए थे अकबर के द्वारा जो भेजे गए थे प्रतिनिधि मंडल, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महाराणा प्रताप से संबंधित बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके शासनकाल में एक युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में अभी वर्तमान समय के अंदर एक लेख प्रकाशित हुआ है, उसके अंदर बताया गया है हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। इसके बाद में दिवेर का युद्ध जो 1582 ईस्वी में हुआ था, उस युद्ध के बारे में भी हम इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। तो जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत ही विस्तार से हम इसका अध्ययन करेंगे यहाँ पर। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है उसके अंदर महाराणा राज सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। यह है इस यूनिट का चौथा टॉपिक, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम अध्ययन करेंगे कि राज सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था, इनका औरंगजेब के साथ में कैसे संबंध थे, इनके औरंगजेब के साथ में जब खटास किस प्रकार से उत्पन्न हुई थी, यानी कि वैमनस्य किस प्रकार से पैदा हुआ था, इसके बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। कहा जाता है कि राज सिंह जो थे उनके शासक काल में और इनका जो उस समय जो अंग्रेज था, उस समय जो मुगल शासक था औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच में किस प्रकार से संबंध थे। यह एक दूसरे के मित्र थे। मित्र होने के साथ साथ में धीरे धीरे इनके अंदर विरोधी भाव उत्पन्न हुआ। क्यों हुआ विरोधी भाव उत्पन्न, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत ही शानदार स्टोरी है इसके अंदर, उस स्टोरी का भी हम अध्ययन करेंगे इसके अंदर। तो आप मेरे साथ में बने रहिए, आपको बहुत ही शानदार तरीके से अध्ययन कराया जाएगा। आप बिल्कुल भी राजस्थानी हिस्ट्री को मुंह जबान याद कर लेंगे, ये मेरा दावा है आपके साथ में। लेकिन आप हमारे साथ में बने रहिए, इस टॉपिक को बीच में छोड़ करके ना जाए, आप इसको विस्तार से देखिए मेरे साथ साथ में। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है उसके अंदर है मारवाड़ के राव जोधा और रायमल। महाराणा राव जोधा एवं राव मालदेव, पांचवा जो है वो है मारवाड़ के राव जोधा। ये पहले व्यक्ति हैं जो ये मारवाड़ के राव जोधा है, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुगलों के सामने घुटने टेक दिए थे, मुगलों के साथ में बेटी का विवाह किया था। इन्होंने ही अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ सर्वप्रथम करवाया था 1562 ईस्वी में। ठीक है, तो राव जोधा, इन्हीं राव जोधा का बाद में इसी टॉपिक के अंदर हम देखेंगे राव मालदेव। कहा जाता है कि राव मालदेव अपने जीवन में किसी भी युद्ध में नहीं हारा, सारे युद्ध इसने जीत लिए, ऐसा कहा जाता है राव मालदेव के बारे में। ठीक है, इसने भी शेरशाह सूरी से इसकी सामना हुआ था, लेकिन ये जो अंतिम युद्ध के अंदर ये हार गया था, ऐसा कहा जाता है राव मालदेव के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर राव जोधा जो मारवाड़ के जो शासक हैं, राठौड़ वंश के जो शासक हैं, राव जोधा और राव मालदेव के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं
तो मारवाड़ का रावचंद्र सेन, मारवाड़ का रावचंद्र सेन, रावचंद्र सेन को क्या कहा जाता है? तो रावचंद्र सेन को ये जो महाराणा प्रताप है इसका अग्रज कहा जाता है, यानी कि जो महाराणा प्रताप ने किया वो पहले ही रावचंद्र सेन कर चुका था। मारवाड़ का जो रावचंद्र सेन है, इस रावचंद्र सेन ने महाराणा प्रताप से पहले अकबर से यह लोहा ले चुका था। अकबर के सामने रावचंद्र सेन कभी नहीं झुके, इसलिए इनको भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। किसे? रावचंद्र सेन को कहा जाता है। इस रावचंद्र सेन के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। रावचंद्र सेन ने किस प्रकार से अकबर का सामना किया था, किस प्रकार से इन्होंने अपना सर झुकने नहीं दिया, आज हम युद्ध करते रहे। ये रावचंद्र सेन, इस रावचंद्र सेन के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इस राजस्थान हिस्ट्री को। तो आप बस हमारे साथ में बने रहिए। रावचंद्र सेन, मारवाड़ का जो रावचंद्र सेन है उसके बारे में, इसके बारे में जो इसी यूनिट का जो अगला टॉपिक है उसका नाम है आमेर का राजा मानसिंह। आमेर का राजा जो मानसिंह है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। आमेर का राजा मानसिंह, ये मानसिंह वही मानसिंह है जो हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए आए थे अकबर के सेनापति के रूप में। अकबर के सेनापति के रूप में जब मानसिंह महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए आए थे, एक समय ऐसा आ चुका था कि महाराणा प्रताप इसका वध कर देते थे, वध कर चुके होते। अगर ये अपने जो हाथी के ऊपर जो औंधा बना हुआ तो उसके अंदर अगर नहीं झुके हुए होते ना तो इनका वध हो चुका होता महाराणा प्रताप के हाथों। ये महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भी गए थे मानसिंह, तो मानसिंह को समझाने के लिए गए थे। तो उस समय महाराणा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने इनको मिलने से इनकार कर दिया था और महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को भेजा था। तो उस समय ये मतलब इन्होंने भी उस समय ठान ली थी कि मैं भी अब मतलब महाराणा प्रताप को झुका करके रहूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप ऐसे व्यक्ति थे जो स्वाभिमानी व्यक्ति थे, कभी नहीं झुके। तो ये आमेर के जो राजा थे मानसिंह, इस मानसिंह के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे मिर्जा राजा जय सिंह। अगला जो टॉपिक है वो इसी यूनिट का 8वां जो टॉपिक है उसका नाम है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह, ये वही जय सिंह है जो पुरंदर की संधि, जो शिवाजी राजे भोसले हैं उनके साथ में पुरंदर की संधि करने वाले यही मिर्जा राजा जय सिंह है। इन्हीं मिर्जा राजा जय सिंह के सेनापतित्व में औरंगजेब और शिवाजी राजा के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। ये इनका और जो औरंगजेब है इनका भी संबंध बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तो मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में भी पढ़ेंगे। इन्होंने किस प्रकार से औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध लड़े थे, इसके बारे में देखेंगे। इनके खुद के जीवन के बारे में भी हम देखेंगे। इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सवाई जय सिंह द्वितीय। सवाई जय सिंह द्वितीय 9वां जो टॉपिक है इस यूनिट का, 9वां जो टॉपिक है वो है सवाई जय सिंह। सवाई को उपाधि दी गई है, ठीक है, सवाई जय सिंह। ये वही सवाई जय सिंह है जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। कब की थी? 1727 ईस्वी में। कब की थी? 1727 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। यही सवाई जय सिंह द्वितीय हैं जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। तो हमारी जो दूसरी यूनिट है, इस दूसरी यूनिट के अंदर ये 9 टॉपिक हैं। इन 9 टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे हमारी दूसरी यूनिट के अंदर। आपने इसको नोट नहीं किया है, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। हाँ, तो मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या अगर नोट किया हो तो कर लेना। हो सकता है अगर कुछ बीच में रह जाए तो आप वीडियो को बैक भी कर सकते हैं। वीडियो को बैक करने के बाद में आप बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी यूनिट की ओर। तीसरी यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन टॉपिक
के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फिर हम एक एक टॉपिक को विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जो तीसरी यूनिट है, इस तीसरी यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है राजपूत पेंटिंग। पहला जो टॉपिक है इसका वो है राजपूत पेंटिंग, या हम कह सकते हैं चित्रकला, या हम कह सकते हैं चित्रकला। अब ये जो राजपूत पेंटिंग या राजस्थानी जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग के अंदर कौन कौन सी चित्र शैलियां आई है, तो इसके अंदर मेवाड़ चित्रकला शैली, बीकानेर चित्रकला शैली, मारवाड़ चित्रकला शैली, जो किशनगढ़ की जो चित्र शैली है, चावंडी की जो चित्र शैली है, इन चित्र शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। जो बूंदी की जो चित्र शैली है, कोटा की चित्र शैली, जयपुर की चित्र शैली, इन सारी चित्र शैलियों के बारे में कौन से टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे हम? राजपूत चित्रकला के अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हम मेवाड़ की जो चित्रकला है उसके बारे में पढ़ेंगे, चावंडी की जो चित्रकला है वो, इसके बाद किशनगढ़ की चित्रकला शैली, जयपुर की चित्रकला शैली, बूंदी की, कोटा की, इन सारी चित्रकला शैलियों के बारे में हम कौन से टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे? राजपूत चित्रकला के अंदर हम अध्ययन करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है राजस्थान का दुर्ग स्थापत्य। राजस्थान का दुर्ग स्थापत्य, राजस्थान का दुर्ग स्थापत्य। अब राजस्थान का जो दुर्ग स्थापत्य है, इसके अंदर कौन कौन से दुर्गों को हमें पढ़ना है? तो इसके अंदर हमें चित्तौड़ को पढ़ना है, कुंभलगढ़ को पढ़ना है, और जो रणथंभौर है इसको पढ़ना है। कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, देखो कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़ और रणथंभौर, इन चार दुर्गों के बारे में हमें अध्ययन करना है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, जो महत्वपूर्ण दुर्ग है इन दुर्गों को हमें यहाँ पर देखना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक प्रवृत्तियां। मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक प्रवृत्तियां, मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक प्रवृत्तियां। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मध्यकाल कौन सा? मध्यकाल कौन सा है? तो मध्यकाल आप ये मान करके चलिए 1206 ईस्वी से लेकर के 1707, ये जो काल है वो काल कौन सा है? मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। 1206 से लेकर के 1706 ईस्वी के मध्य जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, वे सारी की सारी घटनाएं कौन से काल के अंदर आती है? मध्यकाल के अंदर आती है। तो मध्यकाल के अंदर कौन कौन सी धार्मिक प्रवृत्तियां थी, इन धार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे विस्तार से। जब इसको हम पढ़ेंगे उस समय, तो इसके अंदर हमें कौन कौन सी धार्मिक प्रवृत्तियां, जो लोक देवता है उनके बारे में जो धार्मिक आंदोलन उन्होंने चलाए हैं, जैसे कि संत पीपा है, जांबोजी है, इसके बाद में संत दादू है, मीराबाई है, इन सब के बारे में अध्ययन हमें करना है। संत दादू है, संत मीरा है, इसके बाद में जांबोजी है, इसके बाद में आपके संत धन्ना है, जांबोजी, पीपाजी, इन सब के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं, यानी कि ये जो इकाई है आपकी थर्ड इकाई, इस थर्ड इकाई के अंदर ये 3 टॉपिक ही है। ठीक है, अब हम इकाई नंबर जो 4 है उस इकाई नंबर 4 के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, आपने इसको नोट नहीं किया है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम इकाई नंबर 4 के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हम इकाई नंबर 4, इसके अंदर हम देखेंगे जो पहला टॉपिक है राजस्थान में मराठों का प्रवेश।
राजस्थान के अंदर मराठों का प्रवेश और राजपूतों का प्रतिरोध। राजस्थान में मराठों का प्रवेश कहां से हुआ था? बूंदी से हुआ था। सबसे पहले कहां से हुआ था राजस्थान में प्रवेश? बूंदी से हुआ था। ठीक है, राजस्थान में मराठों का प्रवेश और राजपूतों का प्रतिरोध। राजस्थान में मराठों का प्रवेश बूंदी से हुआ था और राजपूतों का प्रतिरोध। इस टॉपिक के अंदर हम मराठों का और राजपूतों के बीच में जो संबंध थे, जो युद्ध थे, जो किस प्रकार से होते थे, इन सारी चीजों के बारे में हम किसके अंदर अध्ययन करेंगे? इसके अंदर अध्ययन करेंगे हुडा जो सम्मेलन हुआ था 1734 ईस्वी में। हुडा जो सम्मेलन हुआ था 1734 ईस्वी में, इसका हम अध्ययन कहां पर करेंगे? तो इसके अंदर अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंदर। अगला जो टॉपिक है इस यूनिट का, उसके अंदर है राजस्थानी राज्यों से 1818 ईस्वी की संख्या और उसके परिणाम। अगला जो टॉपिक है वो ये है राजस्थानी राज्यों के साथ 1818 ईस्वी की संध्या। ईस्वी की संध्या और उसके परिणाम। 1818 ईस्वी की संध्या और उसके परिणाम। ये टॉपिक इसके नाम पढ़ेंगे राजस्थानी राज्यों के साथ में 1818 ईस्वी की संधियां। सबसे पहले संधि करने वाली कौन सी है? सबसे आखिरी में सिरोही ने की थी। ठीक है, और सबसे पहले किसने की थी? आप देखिएगा जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम आपको विस्तार से बता देंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ही आसान है। आसान और अच्छे तरीके से, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से, आप विस्तार तरीके से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। बस आप इसको नोट करते रहिए मेरे साथ। सिलेबस जब सिलेबस खत्म होगा हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति। भाई इस टॉपिक के अंदर आप इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा आता ही है। 1857 की जो क्रांति से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछते हैं कि इस समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितने सैनिक चावलियां थी, कहां पर सैनिक चावलियां थी, कब कौन से चावली के अंदर विद्रोह हुआ था, इसका प्रतिनिधि कौन था, ऐसी कौन सी सैनिक चावली है जहां पर कोई भी सैनिक ना होते हुए, कोई भी शासक ना होते हुए भी वहां पर जो जनता है उसने विद्रोह कर दिया तो 6 महीने तक शासन चलाया था। ऐसी जो क्षेत्र था वो कौन सा है? तो वो क्षेत्र है कोटा। तो इसके बारे में 1857 की क्रांति के बारे में इसके अंदर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बारे में जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है राजस्थान में व्यापार वाणिज्य। राजस्थान के अंदर व्यापार वाणिज्य टॉपिक नंबर 4 है। राजस्थान में व्यापार और वाणिज्य। राजस्थान में व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य। ये व्यापार और वाणिज्य कौन से समय के बारे में हमें पढ़ना है? ये जो अंग्रेजों का शासन काल था उस शासन काल में राजस्थान के अंदर व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार से चल रहे थे, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आपकी जो इकाई नंबर 4 है उस इकाई नंबर 4 के अंदर ये 4 टॉपिक हैं।
इन 4 टॉपिक के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे उसमें विस्तार से करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। हाँ, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर जो 5 है, उस 5 यूनिट नंबर 5 के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो यूनिट नंबर 5 है, उस यूनिट नंबर 5 के अंदर जो पहला जो टॉपिक है, उस टॉपिक में है राजस्थान में राजनीतिक जागृति के कारण। राजस्थान में राजनीतिक जागरण कैसे हुआ था उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से कारण रहे हैं जिससे राजस्थान की जो क्षेत्र है या राजस्थान जो है उसके अंदर राजनीतिक जागृति हुई थी। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है उसे है राजस्थान में राजनीतिक जागृति के कारण। राजस्थान में राजनीतिक जागृति किस प्रकार से हुई थी, कौन कौन से कारण रहे हैं इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद किसान आंदोलनों को पढ़ेंगे, अंग्रेजों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में जो भी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने किसानों का हक के लिए आंदोलन किए हैं, कौन कौन से समाचार पत्र का योगदान रहा है, इन सब के बारे में हम इसके टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के अंदर राजनीतिक जागृति कैसे संभव हुई थी। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान में कृषक एवं जनजातीय आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। राजस्थान में कृषक एवं जनजातीय आंदोलन। राजस्थान में कृषक एवं जनजातीय आंदोलनों के बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर विजय सिंह पथिक हैं। इसके बाद जनजातीय आंदोलन के अंदर हम देखेंगे गोविंद गुरु जो हैं उन्होंने, उसके बाद मोतीलाल तेजावत ने जो आंदोलन चलाए थे, और जो मारवाड़ हत्याकांड जो हुआ इनके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो अगला तीसरा जो टॉपिक है वो है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। अगला जो टॉपिक है वह राजस्थान में संवैधानिक विकास। राजस्थान में संवैधानिक विकास टॉपिक नंबर 4 है। राजस्थान में संवैधानिक विकास। राजस्थान में संवैधानिक विकास। इसके बाद में अगला जो लास्ट टॉपिक है वो है एकीकृत राजस्थान या राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। तो ये जो है आज हमने जो देखा वो हमने राजस्थान इतिहास का सिलेबस देखा है, जो हमारे क्लास बीए 3rd ईयर और बीए 2nd ईयर का जो नया सिलेबस आया है, उस नए सिलेबस के अंदर राजस्थान के इतिहास को डाला गया है। और जो 3rd ईयर है उसके अंदर जो पहला पेपर है, उस पहले पेपर का नाम है राजस्थान का इतिहास। और ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाएंगे वह हम क्लास शुरू कर देंगे इसकी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ में बने रहें, अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें, साथ साथ में लाइक भी करते रहें। ठीक है, आप जितना लाइक करेंगे उतना हमें अच्छा लगेगा। तो आप लाइक भी कीजिए, आप देखिए, आप पढ़िए। हम यही चाहते हैं कि आप पढ़ें। ठीक है, और अगर आपको सिलेबस समझ में नहीं आया, 1 से 2 बार देख लीजिएगा। और अगर आप चाहो तो आप सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हैं JJPU की साइट पर जाकर के। धन्यवाद विद्यार्थी।